क्या भारत बनेगा G7 का अगला सदस्य? G7 के प्रतिबंध से भारत को लगा तगड़ा झटका। मोदी क्या लेंगे फैसला? भारत को खोलना होगा सोने का तगड़ा खेल। रूस भर से G7 में किसको चुनेगा भारत? दोस्तों, कभी कभी किसी के फैसले से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच जाता है। यहाँ पर G7 खाली रूस को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इससे भारत समेत पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है। एक देश को चोट पहुंचाने के चक्कर में G7 के द्वारा पूरी दुनिया को तकलीफ दी जा रही है। तो चलिए जानते हैं G7 की मीटिंग में ऐसा कौन सा फैसला रूस के खिलाफ ले लिया गया है जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, और खास करके इसका असर भारत में बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि आपको ये बात पता होगा, इस समय धरती का सबसे ज्यादा पावरफुल संगठन है G7, जिसमें 7 देश शामिल हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान और इटली। और इसमें भारत भी एक ऑब्जर्वर मेंबर है। अभी इस बात को सुनने के बाद आपके मन में भी बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जिसमें से एक बड़ा और अहम सवाल ये होगा कि G7 कैसे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन हो गया। अगर ऐसे देखा जाए तो G20 दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रूस भी है, चीन भी है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, इसमें 20 देश जरूर शामिल हैं, लेकिन इनके अंदर एकजुटता नहीं है। ये कभी भी एक फैसले पर सहमत नहीं होते हैं और यहाँ पर कभी भी बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम G7 देशों की तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर 7 देश सभी एक माइंडेड विचार रखते हैं और ये सब मिलकर कई ऐसे बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं जो कि G20 कभी नहीं ले पाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जब G7 देशों की मीटिंग होती है तो दुनिया का हर एक देश इस मीटिंग के ऊपर नजर बनाए रखता है, और भारत भी इस मीटिंग का इस बार सहयोगी बना हुआ है। भारत इस बार ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर शामिल हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंच चुके हैं और जर्मनी में उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, इस बैठक में इन सभी देशों ने मिलकर एक फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कहा रूस के ऊपर एक ऐसा प्रतिबंध लगाया जाएगा जो रूस की सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ देगा। और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि रूस के पास जितने भी डॉलर और यूरो रखे हुए थे, वो रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के साथ ही फ्रीज कर दिया गया था। यहाँ पर रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था, तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर अब रूस व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस के डॉलर के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। लेकिन यहाँ पर डॉलर और यूरो के ऊपर प्रतिबंध लग जाने के बावजूद भी यहाँ पर रूस बिना किसी परेशानी के दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहा है। इसको लेकर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि रूस यहाँ पर रूबल से व्यापार कर रहा है, लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर रूस सिर्फ रूबल से व्यापार यूरोप देशों के साथ कर रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो कि रूबल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ भी रूस यहाँ बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से व्यापार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूस के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो है गोल्ड यानी सोना। यहाँ रूस दूसरे देशों के साथ सोने के साथ व्यापार कर रहा है। रूस दूसरे देशों से सामान खरीदता है और पैसे के बदले वो उन देशों को सोना दे देता है। इसके साथ ही रूस के पास सोने का रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा रूस के पास सोने की बहुत बड़ी खदान भी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर रूस को सोने की कमी कोई आने वाली नहीं है। और रूस के द्वारा खदानों पर काम किया जा रहा है और सोने को निकाला जा रहा है। दूसरे देशों को सोना बेचकर रूस अच्छा मुनाफा भी बना रहा है। रूस इस समय 3 चीजों की वजह से अपने आप को अभी तक टिकाए हुए हैं। आज जो रूस की सरकार चल रही है, उसके पीछे 3 मुख्य वजह है। पहला तो है रूस के अंदर मौजूद तेल। दूसरे नंबर पर आता है रूस की गैस, जिसको रूस दूसरे देशों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। और तीसरा, रूस के अंदर सोने का रिजर्व काफी अच्छा मौजूद है। यही 3 चीजें हैं जो उनको अभी तक संभाले हुए हैं। इसी को देखते हुए G7 देशों की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही रूस के सोने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसके बाद रूस अपना सोना नहीं बेच पाएगा। और अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा तो इससे काफी देशों को नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि जब रूसी सोना दुनिया में नहीं मिलेगा तो रूस का रेट आसमान छूने लगेगा। दुनिया भर में सोने की कमी हो जाएगी और इसका असर सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सोना आयात भारत में ही किया जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि G7 के द्वारा लिए गए फैसले पर भारत को कैसे नुकसान होने वाला है। मान लीजिए भारत इंटरनेशनल मार्केट में जाता है सोना खरीदने के लिए। मार्केट में रूसी सोना गायब हो जाएगा और सोने की डिमांड तो उतनी ही रहेगी, लेकिन सोने में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से सोने का भाव आसमान छूने लगेगा। अगर भारत को 1 तोला सोना $100 देकर खरीदना पड़ता था, तो अब उसको खरीदने के लिए भारत को 120 या $130 देने होंगे, और इसका असर सीधे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। इसके अलावा देश में रह रहे लोगों को भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर किसी के घर में मान लीजिए शादी पड़ जाती है, ऐसे में मजबूरी में ही आपको महंगा सोना खरीदना पड़ेगा, और इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भारत को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब एक तरफ नुकसान होता है तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं फायदा भी हो रहा होता है। जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगेगा
तो जिस तरीके से रूस ने भारत को डिस्काउंट में तेल बेचा था, उसी तरीके से रूस भारत को डिस्काउंट में सोना भी बेच सकता है। और अगर भारत को सोने में डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ पर भारत रूस से अधिक मात्रा में सोना खरीदने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आने वाले समय में भारत को G7 का परमानेंट मेंबर भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया जाएगा कि G7 द्वारा रूस के सोने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और भारत उसे सोना डिस्काउंट में खरीद रहा हो, तो ऐसे में भारत को फिर आने वाले समय में G7 का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत को बहुत ही दिमाग से काम करना होगा, रूस से सोना भी लेना होगा और G7 से अपनी दोस्ती भी बनाकर चलनी होगी। क्या ऐसा करने में भारत सरकार कामयाब हो पाएगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम यानी कि IGF और इनके यूके स्थित मुख्यालय की ओर से आयोजित यूके इंडिया का पहला दिन एक सकारात्मक सत्र के साथ शुरू हुआ। इसमें इस वर्ष की थीम री इमेजिन @75 को दिखाया गया, जो कि भारत ब्रिटेन के 75 वर्षों के संबंधों का उत्सव है। लंदन में ओपनिंग सेमिनार का मुख्य आकर्षक रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश काउंसिल की इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर से जुड़ी कई तरह की चर्चाएं, गहन बातचीत और एक स्क्रीनिंग शामिल की गई थी, जो भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। इंडिया ग्लोबल फोरम के फाउंडर और CEO प्रोफेसर मनोज लाडवा ने कहा, हालांकि स्वाभाविक तौर पर हमारा फोकस भारत की आजादी के 75 वर्षों पर है। ये यूके और भारत के बीच एक आधुनिक, जीवंत और तेजी से आगे बढ़ने वाले रिश्तों के 75 वर्षों का जश्न मनाने का भी उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि इस संबंध के आधार पर हमारे गहरे और विविध सांस्कृतिक रिश्ते हैं। कई मायने में वे इस विजयी साझेदारी की असली दिल की धड़कन है। इसलिए मैं रोमांचित हूँ कि मैं यूके इंडिया वीक 2022 की शुरुआत सांस्कृतिक क्षेत्र में अवसरों की भरमार पर केंद्रित एक सेमिनार के साथ कर रहे हैं। यूके इंडिया टुगेदर जैसी थीम की खोज करना, रचनात्मक उद्योग के भीतर सहयोग के मौके, सांस्कृतिक क्षेत्र में दीर्घकालिक समूह और सार्वजनिक निजी भागीदारी का निर्माण। लंदन के नेहरू सेंटर में आयोजित सेमिनार ने यूके भारत सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय अग्रणी आवाजों और एक्सपर्ट को इकट्ठा किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा तय करने वाला मंच है। यह ऐसे प्लेटफॉर्म के चयन का मौका देता है जिनका लाभ अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और नीति निर्माता अपने भौगोलिक और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने के लिए उठा सकते हैं। हमारे मंच बड़े वैश्विक आयोजन से लेकर केवल आमंत्रण, अंतरंग चर्चा और विश्लेषण, साक्षात्कार और हमारी मीडिया के माध्यम से विचार नेतृत्व प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।